प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे मुगल कालीन लघु चित्रकला के बारे में। यहाँ पर हम पहले तक लघु और चित्रकला दोनों शब्द देख चुके हैं। चित्रकला से आप अच्छी तरह से वाकिफ है, चित्र से, और लघु चित्रकला छोटे आकार के चित्रों से इसका अभिप्राय लगाया जाता है। लेकिन जब मुगल कालीन लघु चित्रकला की बात होती है तो ऐसे समय के चित्रों की बात होती है जब भारत में मुगलों ने आकर राज किया। मुगलों ने जब अपने शासनकाल में चित्र बनाए और जिसमें कहीं ना कहीं फारसी प्रभाव देखा जाता है, वह प्रभाव जो मुगल अपने साथ लेकर आए थे, इसलिए इसे मुगल चित्रकला के नाम से जाना जाता है। मुगल चित्रकला आमतौर पर लघु चित्रकला है क्योंकि इसमें लघु आकार के चित्र बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं। और जैसा कि वहाँ पे होता था कि पांडुलिपि चित्रण या छोटी छोटी पुस्तकों का निर्माण और इस तरीके की जो बात है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। यदि हम मुगल लघु चित्रकला की बात करते हैं तो इसका समयकाल 16वीं सदी से 19वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है, जब बाबर 1526 ईस्वी में भारत आया और भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की। वहीं से कहीं न कहीं भारत में मुगल चित्रकला शैली की नींव का पड़ना शुरू हो गया था। लेकिन वास्तविक जब रूप में देखते हैं तो हुमायूं के समय में भारत में मुगल चित्रकला का विकास होना शुरू होता है और कालांतर में अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय में मुगल चित्रकला अपना एक विशिष्ट स्वरूप दिखाती है, जिसमें भारतीय और फारसी प्रभाव दोनों ही सम्मिलित रूप से देखा जा सकता है। तो हम इसी मुगल कालीन लघु चित्रकला का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। अब जब इस लघु चित्र शैली की बात करते हैं तो ये चित्र शैली ने न केवल भारतीय कला इतिहास में एक नया कदम रखा, बल्कि इसने आने वाली जो नई पीढ़ियां है, नेक्स्ट जनरेशन है या नई जो कला शैलियाँ है, उसमें भी अपना प्रभुत्व किया है, अपना प्रभाव छोड़ा है, जो बाद की कला शैलियों में देखा जा सकता है। अब ऐसे में हम जब मुगल शैली को पढ़ेंगे तो एक बात तो हमें क्लियर कर देनी है कि जब मुगल शासकों के समय में जो भारत में कला शैली पनपी उसे हम मुगल शैली के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक मुगल उत्तराधिकारी ने अपनी रुचि और पसंद के आधार पर विविध कला शैलियों का विकास किया, जैसे सुलेखन, वास्तुकला, किताब आदि सभी बनवाए। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे अकबर के समय में कौन से चित्र बने या हुमायूं के समय में कौन से चित्र बने, शाहजहां या जहांगीर के समय में ऐसा क्या काम हुआ जो कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में इस बात को तो ध्यान रख देना चाहिए कि उन्होंने कलाकारों की चित्रशाला, एटेलियर जो कहते हैं, उसको बनाने में एक महत्वपूर्ण रुचि ली है। और इसी का जो प्रतिफल है कि भारत में कला शैली का जो विकास हुआ है वो इतनी प्रगाढ़ता से हुआ है और मुगल शैली का विकास भी इतनी प्रगाढ़ता से हुआ है। और ऐसे में यहाँ जो चित्र बनेंगे उन पर मुगल जो विषय है या मुगल शासकों का जो एक रुचिपूर्ण रवैया है वो देखने में आएगा। अब ऐसे में मुगल चित्रकला पर कौन कौन से प्रभाव देखने में आते हैं, पहले तो उनको समझ ले, क्योंकि मुगल चित्रकला है क्या। तो यदि हम आरंभ में मुगल चित्रकला की बात करते हैं तो स्थानीय देशी प्रभाव या जो कि यहाँ का भारतीय प्रभाव है वह, और फारसी प्रभाव बाद में देखने को मिलता है। मतलब कि स्थानीय देशी प्रभाव और फारसी प्रभाव दोनों का मिश्रित प्रभाव यहाँ पर हम देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जब भारत में अंग्रेजों का आने की शुरुआत होती है, अंग्रेजों को अनुमति मिलती है, ऐसे में कहीं ना कहीं यूरोपीय शैली का समावेश भी होने लगता है। जब सर टॉमस रो भारत में अनुमति लेने आए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के लिए, तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जब वो आए तो साथ में अपने कुछ चित्र भी लाए थे, जैसा कि देखने को मिलता है सर टॉमस रो ने जहांगीर को एक चित्र बनाया और उन्होंने कहा कि क्या आपके दरबार में ऐसा कोई चित्रकार है जो इस प्रकार के चित्र बना सकता है। और जहांगीर के दरबारियों ने या दरबारी चित्रकारों ने एक साथ बहुत सारे ऐसे चित्र बना दिए और सर टॉमस रो को जहांगीर ने कहा कि बताओ इनमें से आपका चित्र कौन सा है। तो सर टॉमस रो खुद कंफ्यूज हो गए। इस प्रकार का दृष्टांत भी मिलता है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि मुगल चित्रकला जो है वो कितनी उन्नत थी। अब ऐसे में जब मुगल चित्रकला में हम देखेंगे तो
भारतीय प्रभाव, फारसी शैली और यूरोपीय शैली, इन तीनों का ही प्रभाव देखने को मिलता है। अब ये कब कब देखने को मिलता है आगे पढ़ेंगे, हमको समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पर फिर भी हम मुगल कला की बात करेंगे तो मूल भारतीय व ईरानी शैली का मिला जुला रूप ही मुगल शैली के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखते हैं तो भारत में जो चित्र बने हैं मुगल शैली से संबंधित, और भारत में कह रहा हूं लेकिन मुगल शैली के चित्र भारत में ही बने हैं, उनमें न केवल भारतीय चित्रकारों का योगदान देखने को मिलता है बल्कि ईरान से जो कलाकार आए थे, न केवल अकबर के समय में बल्कि हुमायूं के समय में, जब हुमायूं सबसे पहले भारत आया, मतलब कि बाबर के बाद हुमायूं शासक बना और वापस गया और वापस आया, जब हार गया था तो वापस अपने साथ दो चित्रकारों को लेके आया, मीर सैयद अली और अब्दुल समद शिराजी। इन दोनों चित्रकारों ने भारत में जो चित्रकला शैली है उसकी नींव रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। और न केवल योगदान निभाया था, अभी तो हम देख सकते हैं कि 3 पीढ़ियों तक, मतलब कि हुमायूं और उसके बाद अकबर और जहांगीर तक जो चित्रशालाएं निर्मित थी उसमें इनका अपना एक प्रभाव देखने को मिलता है। ये निरीक्षणकर्ता के रूप में देखने को मिलते हैं, प्रधान चित्रकार के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये बात है मुगल शैली के चित्रकारों की। लेकिन यदि हम आगे देखते हैं मुगल चित्रकला में, तो न केवल चित्रकार थे बल्कि सुलेखक, मतलब कि लेख लिखने वाले, चित्रकार मतलब चित्र बनाने वाले, जिल्दसाज मतलब कि जो किताबें बनती थी उस पर जिल्द को चढ़ाने वाले और अच्छे से, उसके अलावा सोना फेरने वाले जो मूलमच्छी होते थे, इस तरीके के व्यक्ति उस समय पाए जाते थे। और ऐसे आयोजन होते थे उस समय में भी जो जिसमें राजा, शासक या दरबारी वर्ग का कहीं ना कहीं योगदान होता था, तो उससे संबंधित जो चित्र है उनका निर्माण भी यहाँ पर किया जाता था। और ज़्यादातर यदि हम चित्रों की बात करें तो शाही परिवार के सदस्यों के चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए मुगल शैली को हम दरबारी शैली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मुगल दरबार की रुचि का पूरा ध्यान रखा गया है। अब थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं। तो मैं जो कह रहा हूं कि हमेशा कि भारत के साथ ईरान, भारत के साथ ईरान, भारत के साथ ईरान की जो चित्र शैली है उसका सम्मिश्रण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे में प्राक मुगल शैली, मतलब कि प्रारंभिक मुगल शैली जो भारत में आई, मतलब कि ईरानी और स्थानीय देशी शैली, दोनों में अपनी अपनी विशेषता थी, दोनों समाहित हुई, विषयों में परिवर्तन हुआ, जो चित्र बने उन्हें हम यहाँ पे देखेंगे, जिसमें छवि चित्र हो सकते, छवि चित्र हो सकते, शाही दरबार के दृश्य हो सकते, फूल पत्ते हो सकते, पौधे हो सकते, जीव जंतु हो सकते हैं, या प्रकृति चित्रण हो सकता है। इस प्रकार का जो चित्रण है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन इन चित्रों में एक जो बात आती है वो यथार्थवादी चित्रण की आती है। चित्रों को यथार्थवादी बनाने का प्रयोग किया गया है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि पाश्चात्य की तरह यहाँ पर छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं देखने को मिलता, बल्कि खत पर्दाज, दाना पर्दाज जैसी विधियों का प्रयोग करके और चित्र को त्रिआयामी बनाने का एक प्रयास किया गया है। हम थोड़ा सा आगे देखें कि प्रारंभिक मुगल चित्र शैली क्या है। तो जब भारत में उज्बेकिस्तान से बाबर आया, 1526 में भारत आया और उसने यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की, क्योंकि जो बाबर है उसके वंशज तैमूर और तुर्क थे, तो कहीं ना कहीं उसका वो भी एक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी जब बाबर अपने साथ आया तो बाबर अपने साथ आया तो कहीं सारी ऐसी चीज़ें लाया जो भारत में नवीन विकास के लिए महत्वपूर्ण रही। लेकिन क्या है, बाबर जब भारत आया तो आरंभ में उसने राज्य स्थापना की और उसका समय काल करीब 4 साल का ही रहा जो संघर्षों में बीता। ऐसे में वो भारत में कलाकृतियों के निर्माण के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, जो एक महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है, महत्वपूर्ण लेख माना जाता है, या बाबर की जो महत्वपूर्ण जीवनी मानी जाती है, जिसको बाबर ने स्वयं लिखा है, इसलिए बाबर की हम आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा का अर्थ होता है स्वयं के लिखी गई कथा या स्वयं के द्वारा लिखी गई कथा जिसमें स्वयं की घटनाओं का वर्णन होता है। और बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में हम देखते हैं। अब बाबर के समय में 2 कलाकारों का उल्लेख मिलता है। ऐसे 2 कलाकार कौन से हैं, तो बेहजाद और शाह मुजफ्फर। अब बेहजाद और शाह मुजफ्फर जो है वह मूलतः ईरान के चित्रकार थे। उनका बाबरनामा में उल्लेख तो मिलता है, लेकिन कहीं पर भी यह जानकारी नहीं मिलती कि वे भारत आए थे।
लेकिन अब आगे देखते हैं। जब बिहजाद का नाम आता है तो बिहजाद को पूर्व का राफेल के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम आगे देखते हैं तो हम इस बात को भी देखते हैं कि बिहजाद जो है वह छवि चित्रण में सिद्धहस्त था। छवि चित्रण मतलब कि चेहरे बनाने में काफी पारंगत था। अब जब चेहरे बनाने में पारंगत था तो एक बात और भी देखने में आती है कि वह केवल दाढ़ी वाले चित्र जो चेहरे होते हैं उन्हें बनाने में पारंगत था। अब वो दाढ़ी वाले चित्र अच्छे से बना लेता था, लेकिन सामान्य चित्र बिना दाढ़ी वाले चित्र नहीं बना पाता था। बिहजाद को पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। ये ऐसे कुछ प्रश्न है जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह हेरात से जुड़ा हुआ है, हेरात इसीलिए हेरात कलम जो कहा जाता है उससे जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न याद रखना, बाबर के समय में किन दो चित्रकारों का उल्लेख मिलता है? बिहजाद और शाह मुजफ्फर। बिहजाद कहाँ का कलाकार था? बिहजाद हेरात का कलाकार था। बिहजाद को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो बिहजाद को पूर्व का राफेल उपनाम से जाना जाता है। और बिहजाद किस प्रकार के चित्रण में सिद्धहस्त था? तो छवि चित्रण में सिद्धहस्त था। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई और ऐसे में उसका बेटा जो है हुमायूं वह यहाँ का शासक बना और उसका शेरशाह से युद्ध हुआ और शेरशाह ने उसको युद्ध में हरा दिया। अब हुमायूं को वापिस से फारस जाना पड़ा जहां से बाबर आया था। लेकिन जब यह गया तो इसने फारस में चित्रकारों का जो चित्र कार्य है या उससे प्रेरणा ली और वापिस से चित्रण कार्य कराना शुरू किया। जब हुमायूं शेरशाह से हारकर फारस चला गया और वापिस लौटा तो ऐसे में अपने साथ दो चित्रकारों को लेकर आया था। एक थे मीर सैयद अली जुदाई और दूसरे ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। इनका नाम जो है वह मुगल चित्रकला के इतिहास में या मुगल कला के इतिहास में मुगल कला की नींव रखने वाले चित्रकारों के रूप में भी देखा जाता है। इन्होंने भारत आकर न केवल हुमायूं के समय में चित्रण कार्य किया अपितु अनेक चित्रकारों को प्रशिक्षण भी दिया। यह कलाकार सफाविद शैली के थे और फारस से आए थे। फारसी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद शिराजी। यदि प्रश्न आता है हुमायूं के समय के चित्रकारों के नाम लिखिए तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी दोनों ही है, क्योंकि हुमायूं के समय में भारत आए थे, हुमायूं के साथ भारत आए थे। हुमायूं एक ऐसा शासक था जो अपने लश्कर में चित्रकार रखता था। लेकिन एक बार और याद रखना कि यदि प्रश्न आता है कि बाबर के समय के चित्रकार कौन से हैं तो शाह मुजफ्फर और बिहजाद लिखेंगे, क्योंकि बाबरनामा में इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन हुमायूं के कौन से हैं तो मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। ये कलाकार बाद में अकबर और जहांगीर के समय तक भी चलते हैं। उन्होंने जो यहाँ पर कार्यशाला स्थापित हुई, चित्रशाला स्थापित हुई, उसमें अपना अमूल्य योगदान दिया। यदि हम इनका देखते हैं तो हुमायूं के समय में निगार खाना नामक एक चित्रशाला स्थापित हुई थी, चित्रों की कार्यशाला। उसमें भी अपना महत्वपूर्ण स्थान देखा जा सकता है। इसके अलावा हुमायूं ने हमजानामा नामक ग्रंथ का चित्रण करवाया। हमजानामा जो कि पैगंबर मोहम्मद के चाचा अमीर हमजा की साहसिक घटनाओं का वर्णन है। इसका चित्रण हम हुमायूं के समय में शुरू होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन इसका चित्रण जो पूर्ण हुआ वह अकबर के समय में हुआ। मतलब कि हमें ध्यान रखना है कि मुगल शैली का जो प्रथम ग्रंथ या प्रथम चित्रित ग्रंथ जिसको कि हम हमजानामा के नाम से जानते हैं, जिसका चित्रण हुमायूं के समय शुरू हुआ था लेकिन अकबर के समय में पूर्ण हुआ था। ये कलाकार जो थे मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, वो अकबर के समय में भी थे। और ऐसे में निश्चय ही अकबर के समय में जो स्थापित चित्रशाला है उसके प्रधान चित्रकार या निरीक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके अलावा अकबर ने इनसे कला की शिक्षा भी ली थी। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो एक और बात यह भी देखने को मिलती है कि हुमायूं के समय में जो मुगल कला का विकास होता है उसमें फारस से आए हुए कलाकारों की अधिक कला की प्रधानता है। मतलब कि फारस से आए हुए कलाकार की जो विशेषता है, मतलब फारसी शैली वह ज़्यादा देखने को मिलती है, भारतीय शैली मिलती है लेकिन कम देखने को मिलती है। अकबर के समय में
भारतीय कला के तत्वों का समावेश होने लगा, भारतीयता का अधिक समावेश होने लगा। हुमायूं की मृत्यु के बाद जब 1556 में अकबर शासक बना, तो ऐसे में इसने भी चित्रण कार्य करवाया और अनेक कलात्मक कार्य करवाए, अनेक ग्रंथ लिखवाए जिनको हम देख सकते हैं। ऐसे में अकबरनामा, जो कि अबुल फजल ने अकबर के बारे में लिखा है, अकबर की जीवनी अकबरनामा जो कि अबुल फजल ने लिखी है, उसने उल्लेख किया है कि अकबर के चित्रशाला में या शाही चित्रशाला में 100 से भी अधिक चित्रकार कार्य करते थे। तो ये एक अच्छी बात है। और इसके अलावा अपने पिता हुमायूं के द्वारा जो हमजानामा का चित्रण शुरू करवाया गया था, उसको भी इसने आगे बढ़ाया। यह भी अकबर के जीवन में देखने को मिलता है। एक यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि अकबर को डिसलेक्सिया की बीमारी थी, मतलब कि पढ़ने लिखने में परेशानी होती थी, और इससे भी पांडुलिपि चित्रण का महत्व बढ़ गया है। अकबर ने एक और काम किया कि जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उनका फारसी में अनुवाद करवाया और उनका भी चित्रण करवाया। अब यहाँ पर बीच में हम जब हमजानामा की बात करते हैं, जो कि अकबर के समय में पूर्ण हुई है, तो उनके बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमजानामा चाचा हमजा, कौन चाचा हमजा? पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का वर्णन है। और क्योंकि अकबर को हमजा की कहानियाँ सुनना पसंद था, ऐसे में उन्होंने हमजानामा का पूरा चित्रण करवाया, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका चित्रण कपड़े पर हुआ है, कागज पर कपड़ा चिपकाकर उस पर चित्रण किया गया है, अपारदर्शी रंगों से चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार बहुत सारा देखने को मिलता है। इसके अलावा फूल पत्ती, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु जैसी आकृतियाँ और इसके अलावा मानव आकृतियों का चित्रण भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जो हम हमजानामा की बात कर रहे थे, उसमें तकरीबन 14 खंड है और 1400 के करीब चित्र हैं। यह जो ग्रंथ है वह लगभग 15 वर्षों में चित्रित हुआ है और इसको चित्रित करने में मीर सैयद अली और अब्दुल समद शिराजी दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। 1567 से 82 के मध्य इसका चित्रण माना जाता है। इसके अतिरिक्त हम यदि देखें तो हमजानामा के जो चित्र हैं, इसमें फारसी प्रभाव निश्चय ही देखा जा सकता है, ईरानी रंगों का प्रयोग भी देखा जा सकता है, कहीं कहीं स्वर्णिम चांदी और सोने के रंगों का प्रयोग भी देखने को मिल सकता है। चटक रंग, लाल पीले रंग आदि का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रामायण का अनुवाद यहाँ पर हुआ, महाभारत का अनुवाद हुआ, महाभारत का अनुवाद जिसे हम रज़्मनामा के नाम से जानते हैं, जिसमें दसवंत नामक कलाकार ने बहुत शानदार काम किया है और निरीक्षण किया है। इसके अलावा रामायण का अनुवाद में गोवर्धन, मिस्किन जैसे चित्रकार भी हैं जिनका योगदान मिलता है। अकबरनामा जो कि अकबर की जीवनी है, उसको भी पांडुलिपि के रूप में देखा जा सकता है। उसके अलावा तूतीनामा जिसमें तोता मैना की कथा, इसके अलावा और भी ऐसे ग्रंथ हैं जिनका यहाँ पर चित्रण हुआ है। तैमूरनामा या खानदान तैमूरिया जिसे कहा जाता है, शाहनामा आदि सभी ऐतिहासिक ग्रंथ का चित्रण अकबर के समय में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखते हैं तो अकबर का समय जो है वह निश्चय ही भारतीय कला के विकास के लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि अकबर का जो साम्राज्य है वह स्थिर था, लंबे समय तक स्थिर रहा, और ऐसे में अकबर को कला के निर्माण में या कला के क्षेत्र में जो भी विकास करना था उसके लिए अच्छा खासा समय मिल गया था, जो पहले तक के शासकों को नहीं मिल सका था। अकबर के बाद जहांगीर इस वंश का शासक बना और मुगल साम्राज्य का शासक बना। जहांगीर को यदि हम देखें तो जहांगीर बहुत कम समय में चित्रकला में रुचि लेने लगा था। इसके अलावा इसने जो चित्रण कार्य किया वह पहले की तरह राजनीतिक और धार्मिक न होकर गहन दृष्टि और विवरण के आधार पर होने लगा था। जहांगीर के समय में चित्रकार है आकारिजा, अबुल हसन, उसके अलावा बिशन दास जैसे अनेक कलाकार यहाँ पर काम करते थे।
जहांगीर ने भी अपने पिता की तरह एक चित्रशाला स्थापित की थी जिसमें अनेक कलाकार काम करते थे। जहांगीर का अर्थ है दुनिया पर कब्जा, और तुजुक ए जहांगीरी या तुल्क ए जहांगीरी जहांगीर की जीवनी है, जिसमें वर्णन भी मिलता है कि जहांगीर इतने पारंगत थे चित्रों को परखने में कि यदि किसी चित्र को देखे और पता चले कि अलग अलग चित्रकारों ने उस चित्र को बनाया है तो वह देखकर पता लगा लेते थे कि कौन सा अंग किस चित्रकार ने बनाया है। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो अकबर की चित्रशाला में बहुत सारे चित्र निर्मित किए गए थे। वहाँ जहांगीर की चित्रशाला में उतने अधिक चित्र निर्मित करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि यह कोशिश की गई कि चित्र कितने शानदार बने। मतलब कि पहले तक चित्र की गुणवत्ता पर जितना ध्यान दिया जाता था उससे भी अधिक जहांगीर के समय में दिया जाने लगा। इसके अलावा मुरक्का चित्र जो है वह जहांगीर के समय की एक विशेषता है। अब यदि यहाँ पर हम कहें कि मुरक्का क्या है, तो यह छोटे छोटे जो लघु चित्र होते हैं उनका एक एल्बम बना दिया जाता है जिसे मुरक्का कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ जाए मुरक्का है तो चित्रों का एल्बम, चित्रों का सेट। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सुनहरे रंगों का या सोने के मिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया। फूल पत्ती मानवाकृतियों का चित्रण किया गया। अकबर के समय में युद्ध के दृश्य, छवि चित्र, विवरण, कहानियाँ आदि ज़्यादा थे। तो जहांगीर के समय में प्रकृति, फूल पौधे, जीव जंतु आदि का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। जहांगीर के समय में यूरोपीय प्रभाव भी आने लगा, क्योंकि इस समय में सर टॉमस रो आए थे 1600 के करीब, और उन्होंने जहांगीर को एक कृति भेंट की थी। तो ऐसे में जहांगीर जब भी यूरोपीय कलाकारों की कृतियों को देखते थे तो उन कलाकृतियों को देखकर और यहाँ के कलाकारों को भी प्रेरित करते थे। ऐसे में चित्रों में यूरोपीय प्रभाव भी देखने को मिलता है। हमने सबसे पहले देखा था हुमायूं, जिसमें फारसी प्रभाव है, ज़्यादा फारसी है, भारतीय कम है। अकबर के समय में भारतीय प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब कि मुगल शैली है वह विशुद्ध मुगल शैली बन गई। लेकिन जहांगीर के समय में यूरोपीय प्रभाव भी आने लगा, और ऐसे में जहांगीर के समय के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर अबुल हसन, मनोहर और उसके अलावा आकारीजा, बिशनदास जैसे अनेक कलाकार काम करते थे जिन्होंने बेहतर बेहतर चित्र बनाए हैं। ऐसे में दरबार में जहांगीर नाम का एक चित्र जो कि जहांगीरनामा का है, अबुल हसन और मनोहर द्वारा चित्रित किया गया है। तो ऐसे बहुत से चित्र हैं जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। यही है दरबार में जहांगीर चित्र जिसको अबुल हसन द्वारा चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो जहांगीर का स्वप्न नाम का एक चित्र है जिसे अबुल हसन ने बनाया है। इसके अतिरिक्त एक और चित्र जिसमें जहांगीर का सपना नाम से कहते हैं, वह हम देख सकते हैं कि पीछे आभा मंडल और नीचे शेर और भेड़ बनाई गई हैं, जिसमें जहांगीर को तो शेर के साथ बताया है और शाह को भेड़ के साथ दिखाया गया है। यह मिले हो ज़रूरी नहीं, लेकिन एक इमेजिनेशन है जो बहुत अच्छी है। जहांगीर के बाद खुर्रम मतलब कि शाहजहां यहाँ का शासक बना। शाहजहां ने चित्रकला को तो योगदान दिया ही, लेकिन इस समय में वास्तुकला अधिक विकसित हुई। इसीलिए ध्यान रखना है कि यदि हम पूछे कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है तो जहांगीर का समय कहा जाता है, और मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है तो शाहजहां का समय कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां के समय में ताजमहल जैसी अद्भुत कलाकृतियों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं कि धीरे धीरे यूरोपीय जो प्रभाव है वह बढ़ने लगा था। चित्रों में और भी प्रभाव आने लगे हैं रंग के रूप में, या हम देखें कि कैसे प्रस्तुतिकरण हो रहा है, इन सब में बदलाव आने लगा है। इसके अलावा चित्रों में रंगों के प्रभाव बदलने लगे, मतलब सोने चांदी के रंगों का प्रयोग और ये हो ही रहा था। इसके अलावा राजा का इतिहास, पातशाहनामा इस समय की एक अमूल्य कृति है। कहाँ की? मुगल कला की अमूल्य कृति है। इस प्रकार की अनेक रचनाओं का जो है शाहजहां के समय में भी निर्माण हुआ। तो शाहजहां के समय में जो चित्र बने हैं वो बहुत खास हैं।
इसके अतिरिक्त यूरोपीय कलाकार रेम्ब्रा जो है उसका भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं तो एक शासक आता है दारा शिकोह, जो कि शाहजहाँ का उत्तराधिकारी है, लेकिन उसका चित्रकला की दृष्टि से विशेष योगदान नहीं देखने को मिलता है, बहुत कम योगदान है। लेकिन न केवल दारा शिकोह बल्कि औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब देखे तो औरंगजेब के तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। मतलब कि औरंगजेब ने तो चित्रों का निर्माण नहीं करवाया, यही समझे। यदि मुगल कला का विकास हुमायूं के समय, मुगल कला का जो उत्थान है वह हुमायूं के समय से शुरू हुआ और विकास अकबर के समय में हुआ है, तो पतन औरंगजेब के समय में हुआ है, हमको ध्यान रखना चाहिए। मुगल कला का अंत कहाँ होता है, तो औरंगजेब के समय में होता है, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। अब मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा कुछ ऐसे चित्रों पर जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी देख लेवे कि यदि हम मुगल चित्रकला की विशेषता की बात कर, प्रक्रिया की बात करते हो, बहुत सारे कलाकार एक साथ मिलकर चित्र बनाते थे। मुगल चित्रकला की प्रक्रिया, बहुत सारे चित्रकार एक साथ मिलकर चित्र बनाते थे और मुख्य कलाकार लास्ट में उस पर फिनिशिंग दे देता था। और इसके अलावा रंग भरना ये काम होता था, जिसे रंग बीजी कहते हैं। मतलब कि पहले खाका खींचा जाता था, आउटलाइन बनाई जाती थी, उसके बाद उसमें रंग भरा जाता था और बाद में उसमें फिनिशिंग दी जाती थी। इस तरीके से चित्र बनाए जाते थे और एक से अधिक कलाकार मिलकर चित्र बनाते थे। यदि हम यहाँ के रंग और तकनीक की बात करें तो रंग बनाने में माहिर थे। खनिज रंग और इसके अलावा अपारदर्शी रंग, प्राकृतिक रंग आदि सभी काम में लिए गए जाते थे। बिल्ली के और गिलहरी के बालों का ब्रश काम में लिया जाता था। तो ऐसे में यहाँ पर भी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, पर यह ध्यान रखना है कि बहुत सारे कलाकार मिलकर एक चित्र का निर्माण करते थे। जब पूरा चित्र बन जाता था तो बहुमूल्य एगेट पत्थर, जिसे सुलेमानी पत्थर भी कहते हैं, एगेट पत्थर से घिसा जाता था और इस प्रकार यहाँ पर चित्रों में चमक लाई जाती थी। इस तरीके से अनेक कार्य किए जाते थे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो रंग प्राप्त होते हैं उसमें से सिंदूरी रंग से हिंगोल, नीला रंग लाजवर्त से, मतलब कि सिंदूरी रंग हिंगुल से, नीला रंग लाजवर्त से और चमकीला पीला रंग हरताल से, सफ़ेद रंग सीप को पीसकर और गहरा काला रंग लकड़ी के कोयले से बनाया जाता था। इसके अलावा सोने और चांदी के चूर्ण को भी रंगों में मिलाया जाता था और चित्र को आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाता था। अब यहाँ पर कुछ चित्र हैं जो कि आपकी किताब में दे रखे हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। पहला चित्र, तैमूर के दरबार में राजकुमार। तैमूर के दरबार में राजकुमार, यह चित्र ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित अब्दुल समद शिराजी द्वारा बनाया गया। यह चित्र देख सकते हैं, मुगल शैली का चित्र है, जिसमें केंद्र में एक हमने कई छतरी बनी हुई देख सकते हैं और उसके अलावा अनेक राजा महाराजा, इस पे राजा महाराजा क्या कहें, राजा और दरबारी और इस तरीके के दृश्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगला चित्र, यह चित्र जिसमें एक महिला आकृति बैठी हुई दिखाई दे रही है, यह चित्र है तूतीनामा का। तोता और लड़की दोनों आपस में बात कर रहे हैं और ये चित्र चेस्टरबेरी संग्रहालय डबलिन में है। देखो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक औरत बैठी हुई है जिसके सामने तोता पिंजरे में बैठा हुआ है और आपस में बात कर रही है। एक और चित्र, ग्वालियर के किले का निरीक्षण करते हुए बाबर। अब इस चित्र को भी यदि हम देखें तो भूरे नामक कलाकार ने बनाया है बाबरनामा में और 1598 में राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। देखो इसमें अलग अलग आकृतियाँ ये बाबर निरीक्षण कर रहे हैं और सभी आकृतियों को बहुत ही शानदार बनाया है। इसके अलावा एक और चित्र, इन चित्रों के बारे में याद रखना है। हमजा के जासूसों का कैमूर शहर पर हमला। हमजा के जासूसों का कैमूर शहर पर हमला, यह हमजानामा का चित्र है, जो कि दास्तान अमीर हमजा जो कहते हैं, हमजानामा, उससे संबंधित जुड़ा हुआ चित्र है, कैमूर शहर पर हमले का चित्र। इसके अलावा एक और चित्र, यहाँ पर एक शिशु को दूध पिलाते हुए आकृति चित्रित की गई है, जिस पर यूरोपीय प्रभाव भी देखने को मिलता है और यह चित्र है मैडोना एंड चाइल्ड, जो कि वर्तमान में सेंट डिएगो कला संग्रहालय
में संग्रहित है कैलिफोर्निया में, और इसे बसावन नामक चित्रकार ने बनाया है। इसके अतिरिक्त एक चित्र और है जिसका नाम है एक राजा और एक साधु, जिसमें राजा और साधु को बैठे हुए दिखाया गया है। अमीर शाही दीवान नामक एक ग्रंथ है जिससे है, यह आगा खान संग्रहालय कनाडा में संग्रहित है। आप इस चित्र को देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चित्र है दरबार में जहांगीर, जिसमें जहांगीर को दरबार में बैठे हुए और अन्य दरबारियों को बताया है। तो इस प्रकार का यह चित्र, जिसे अबुल हसन और मनोहर ने बनाया है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और ललित कला संग्रहालय बोस्टन में संग्रहित है। एक और चित्र जहांगीर का सपना, जिसमें जहांगीर और शाह हसन को बताया गया है। अब यहाँ पर देखो, नीचे एक और शेर की आकृति है जो कि जहांगीर है, दूसरी भेड़ की आकृति है जो ईरान के शाह है। अबुल हसन द्वारा बनाया गया यह चित्र, और पीछे आभा मंडल भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चित्र जिसमें जहांगीर रेत गढ़ी के ऊपर, मतलब कि जहांगीर को रेत गढ़ी के ऊपर दिखाया है, मतलब कि जहांगीर को शाहजहाँ एक ऐसा शासक बताया है जो समय को बदल सकता है। तो एक ये भी चित्र है जो कि वाशिंगटन डीसी के एक संग्रहालय में संग्रहित है। इसके अलावा एक और चित्र बगीचे में साधुओं के साथ दारा शिकोह, जो कि विचित्र द्वारा चित्रित है और वर्तमान में चेस्टरबेरी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। साधुओं के बीच दारा शिकोह या साधुओं के साथ दारा शिकोह, बगीचे में साधुओं के साथ दारा शिकोह। एक और चित्र बहादुर शाह जफर का, जो कि वर्तमान में कैम्ब्रिज ब्रिटेन में संग्रहित है। बहादुर शाह जफर को सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त और चित्र अब हम देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और पूछे जाते हैं। नोयास आर्क, यहाँ पर देख सकते हो नोयास आर्क, जिसमें समुद्र से संबंधित एक दृश्य है, जिसमें दीवाने हाफिज का एक दृश्य चित्रित किया गया। दीवाने हाफिज एक ग्रंथ है जिससे संबंधित घटना का वर्णन यहाँ पर किया गया है। पैगंबर नूह जहाज में है और उनके साथ कई जानवर आदि को दिखाया गया है, और इसके अलावा कई जानवरों के जोड़े हैं, ये कहें कि न्याय कर रहे हैं, गुनाहों की सजा देने के लिए आए हुए हैं। इस तरीके का एक दृश्य यहाँ पर चित्रित किया गया है। इसके अलावा एक और चित्र जो कि गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण नामक चित्र के से जाना जाता है। गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण, देखो यहाँ पर देख सकते हैं कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है। यह चित्र मिस्किन द्वारा बनाया गया है और वर्तमान में न्यूयॉर्क के संग्रहालय में संग्रहित है, अमेरिका में। इसके अलावा एक और चित्र बाज का चित्र, जो कि उस्ताद मंसूर द्वारा बनाया गया। उस्ताद मंसूर जो कि पशु पक्षी चित्रण में सिद्ध हस्त थे। बाज का चित्र। इसके अलावा एक और चित्र जेब्रा। यह जेब्रा नामक चित्र, जिसमें जेब्रा की आकृति को बताया है और बहुत ही शानदार अलंकरण चारों ओर है। इसके अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो जहांगीर के समय का यह चित्र है और इसे भी उस्ताद मंसूर द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ पर आपने देखा बाज चित्र और उस्ताद मंसूर का देखा जेब्रा। इससे ये पता चलता है कि उस्ताद मंसूर पशु पक्षियों के चित्र बनाने में कुशल थे। और परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि पशु पक्षी के चित्र बनाने में कौन कुशल था, तो उस्ताद मंसूर। एक और चित्र दारा शिकोह की बारात या दारा शिकोह की प्रोसेशन, ये हाजी मदानी द्वारा बनाया गया है। हाजी मदानी द्वारा बनाया गया चित्र, जिसमें दारा शिकोह के विवाह को दृश्य को बताया गया है और मुगल बादशाह शाहजहाँ अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह के विवाह के लिए गए हुए हैं, विवाह के मतलब साथ में गए हुए हैं, और यहाँ पर इन सभी को बताया गया है। इसके अलावा ये कुछ ऐसी बातें हैं जो याद रखनी है, परीक्षा में पूछी जाती है। आप सभी ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।